जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी की संरचना। ठीक है, न्यू सिलेबस के अनुसार ही हम करवा रहे हैं, तो बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मैं आपके सामने जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री और भी जैसे हिंदी अनिवार्य है, हिंदी साहित्य के भी लेके आऊँगा क्लास। ठीक है, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, टेंशन ना ले। और देखो, जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ वो साथ साथ में आप अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट करते रहे। और वैसे आपके सोशियोलॉजी की सीरीज में मिलेगी, 15 अक्टूबर के बाद वो सीरीज मिल जाएगी आपको। ठीक है, उसमें यानी जो पेपर जो पूछे गए हैं अब तक के, जो पूछे गए प्रमुख पेपर हैं, ठीक है, अर्धवार्षिक के पेपर हाफ ईयर लेके, इसके अलावा बोर्ड पेपर भी हैं, तो उसमें यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 अक्टूबर के बाद वो आपको सीरीज मिल जाएगी। 30 रुपये है उसकी प्राइस। ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। ठीक है, और बाकी मैं यूट्यूब पर भी करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आप साथ साथ में नोट करते रहे, वे चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र के इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी के संक्रमण सिद्धांत क्या है। जनसांख्यिकी के संक्रमण सिद्धांत क्या है? तो उत्तर आप लिखेंगे कि जनसांख्यिकी के संक्रमण सिद्धांत का तात्पर्य जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। इसमें क्या होता है प्यारे मित्रों, इसमें जैसे जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर को देखा जाता है। ठीक है, तो यह है जनसांख्यिकी के संक्रमण। प्रश्न कई बार पूछा गया, जनसांख्यिकी के संक्रमण सिद्धांत क्या है, और इसके तहत प्रमुख प्रावस्था निर्धारित की गई, जैसे अलग अलग प्रावस्था, जिसमें क्या क्या बात, जिसमें पहले जैसे प्रावस्था नंबर क्या है, जिसमें बताया जाता है कि जन्म दर उच्च रहता है, मृत्यु दर उच्च रहता है, यानी ज्यादा बच्चों का जन्म होता है, ज्यादा ही मरते हैं। ठीक है, यानी इसी जनसांख्यिकी के संक्रमण सिद्धांत के तहत हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार जन्म दर है ज्यादा है, किस प्रकार मृत्यु दर जो है घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रमुख दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि जनसंख्या स्थिर किसे कहते हैं? जनसंख्या स्थिर। उत्तर लिखेंगे, जनसंख्या स्थिर, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर शून्य होता है। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के बीच अंतर शून्य होता है, तो उसे हम जनसंख्या स्थिर कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ज्यादा बच्चों का जन्म होता है और ज्यादा ही व्यक्ति मरते हैं, तो ये क्या है? जनसंख्या स्थिर है। ठीक है, तो ये लिखना दोस्तों, जनसंख्या स्थिर के तहत ये प्रमुख परिभाषा। नेक्स्ट है आपके सामने, अगला देखिएगा, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप याद करें। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में जो है वो लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम पूछा तो हरियाणा में सबसे कम है, याद रखना, हरियाणा में जो है वो सबसे कम लिंगानुपात है, मतलब लड़कियों यानी स्त्रियों की संख्या बहुत कम है। इसके बाद देखो, प्रश्न नंबर 5वां है, आयु संरचना क्या है? आयु संरचना, तो आयु संरचना कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात, कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात ही आयु संरचना है। इसमें देखो प्रमुख आपको याद रखना है, आयु संरचना विकास के स्तरों और औसत आयु संरचना में होने वाले परिवर्तन के अनुपात बदलती रहती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आयु संरचना। और आयु संरचना में हम देखते हैं संरचना के तहत क्या होता है प्यारे मित्रों, जैसे 0 से 6 की बात करें तो 0 से 6 ये क्या है? शिशु जन्म दर है। उसी प्रकार ये शिशु जनसंख्या 0 से 6, आपको याद 6 से 14 वर्ष, ये जो है 6 से 14 वर्ष के जो बालक है, इनको बालक के रूप में परिभाषित किया, बालक के रूप में 6 से 14 वर्ष। और 15 वर्ष से अधिक यानी 15 से लगाकर 59 वर्ष, ये जो है वो कार्यशील, यानी कि हम कह सकते हैं इन्हें जो है कार्यशील जनसंख्या के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और 59 वर्ष से अधिक वो जो है वो यानी कि बूढ़े जो हो जाते हैं, वृद्ध। ठीक है, वृद्ध जनसंख्या 59 वर्ष से अधिक। छठा क्वेश्चन है, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर की परिभाषा पूछी जा सकती है। जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति हजार बच्चों पर 1 वर्ष में जीवित बच्चों की जो संख्या होती है वो जन्म दर कहलाती है। ठीक है, परिभाषा याद रखना। मृत्यु दर की क्या परिभाषा है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष में मृत होने वाले यानी मरने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो मृत्यु दर कहलाती है। तो ये जन्म दर और मृत्यु दर की परिभाषा आप अच्छे से याद करें, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, याद रखना, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कार्यशील वर्ग में किस आयु वर्ग के लोग आते हैं? अभी हमने देखा था 15 से लगाकर 15 से 64 वर्ष तक के जो लोग हैं वो किस में आते हैं? कार्यशील वर्ग में आते हैं।
हाँ बिल्कुल, 15 से 59 वर्ष तक करना आपको। यहाँ पर 64 वर्ष कर रखा है, वैसे बुक में तो 64 ही दे रखा है, लेकिन वैसे 15 से 59 वर्ष माना जाता है। ये जो जनसंख्या है वो कार्यशील वर्ग के अंदर आती है, 59 वर्ष से आगे है जो वृद्ध आयु के रूप में इन्हें देखा जाता है। चलो कोई नहीं, इसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन, जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? तो जनसांख्यिकी को आंग्ल भाषा में डेमोग्राफी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के डेमोस तथा ग्राफिन शब्दों से मिलकर हुई। अतः हम कह सकते हैं जनसंख्या का अर्थ होता है लोगों का क्या करना, वर्णन करना। ठीक है, तो ये जनसंख्या का परिभाषा पूछी जाए तो लिखनी है। 10वां देखिएगा, भारत की जनसंख्या नीति के उद्देश्य बताओ। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की जनसंख्या नीति के उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य तो आप लिख सकते हैं कि जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना। ठीक है, प्रमुख दूसरा उद्देश्य आप लिखेंगे कि जनसंख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में आम लोगों को जागरूकता, यानी आम लोगों की जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, और जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों के माध्यम से जनसंख्या संवृद्धि की दर को धीमा करना। ये प्रमुख जनसंख्या नीति के क्या है, उद्देश्य हैं। ये भारत की जनसंख्या नीति है। तो ये तीनों पॉइंट आपके सामने नजर आ रहे हैं, इनको अच्छे से नोट करने हैं। इस तरीके से हमने फटाफट आपके सामने 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से याद करें। ठीक है, और चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वापस आपको इसके चैप्टर नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।